नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच आज टेट नॉन मेडिकल की आंसर की सॉल्व करने जा रहा हूं, जिसका कि हम जीके का सेक्शन आज करने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन था, डंडारस किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य था। अगर मैं डंडारस की बात करता हूं तो डंडारस जो है ये चंबा का प्रसिद्ध नृत्य है। डंडारस तो चंबा का है, लेकिन इसके अलावा चंबा के कुछ और भी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे झांझर, झांझर कहाँ का है तो झांझर भी चंबा का है। ऑप्शन में कुल्लू दिया था, कुल्लू का आपने याद रखना कथड़ी, कथड़ी कहाँ का है कुल्लू। तो ये क्वेश्चन बड़े आसान क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी है। तो डंडारस जो है वो कहाँ का है, चंबा का। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री एवं विधवा एकल नारी आवास योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को घर निर्मित करने के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यही क्वेश्चन मैं करंट अफेयर में आपको करवाया था। परसों जो मेरी करंट अफेयर की वीडियो आई थी उसमें सेम क्वेश्चन आया था। तो जो विधवा एवं एकल नारी है उनको घर बनाने के लिए सरकार के द्वारा अब 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर था 1.50। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपने जो हिमाचल प्रदेश की जो कैबिनेट है उसको पढ़ लेना है। 2 या 3 बार बताया था मैंने, अभी हाल ही में 5-7 दिन पहले भी। तो जिसने पढ़ा होगा उसका फायदा हो रहा है और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके नंबर अब ऐसे ही फालतू में जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री है इनका नाम है रोहित ठाकुर। तो रोहित ठाकुर शिक्षा मंत्री है। हर्षवर्धन चौहान की भी बात कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में दिया है और आने वाली परीक्षाओं में आ सकता है। हर्षवर्धन चौहान जो है हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रियल या उद्योग मंत्री हम इनको बोल सकते हैं। जगत सिंह नेगी जो है ये रेवेन्यू जो मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश, और जनजातीय मामलों के भी शायद जगत सिंह नेगी ही है। अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में एकीकृत समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कौन सी योजना आरंभ की। तो कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो योजना आई थी वो कौन सी आई थी, हिम उन्नति योजना। क्या नाम था इसका, हिम उन्नति योजना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था कि वर्तमान में भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो भारत के जो वर्तमान में चीफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल जौन। पार्ट 6 या 7 में मैं ये क्वेश्चन आपको बोल भी चुका था, जिसने पार्ट 1 से मेरी वीडियो अच्छे से देखी होगी। तो जनरल अनिल चौहान वर्तमान में भारत के CDS थे। अब अगर पहले CDS पूछे जाएंगे, CDS का जो पूरा नाम होता है चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। तो अगर मैं बात करता हूँ पहले जो है, तो पहले कौन थे, जनरल बिपिन रावत। भारत के जो पहले CDS थे इनका नाम था जनरल बिपिन रावत। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का आदर्श वाक्य क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। NSS का जो आदर्श वाक्य की अगर मैं बात करता हूं तो इसका आदर्श वाक्य मैं नहीं परंतु आप, नॉट मी बट यू। देखिए NSS की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में। 1969 में NSS की स्थापना हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। और NSS का जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म जो है वो नेशनल सर्विस स्कीम। NSS का जो पूरा नाम है वो क्या है, नेशनल सर्विस स्कीम। स्कूलों में जो है नेशनल, आप भी NSS आपने भी ज्वाइन किया होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। मैं आपको 2 या 3 बार बोला है कि WTO का पहले नाम होता था गेट, और गेट का पूरा नाम था जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। देखिए जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ ऑन ट्रेड का नाम बदल के अब क्या हो गया था, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब ये बना था, 1 जनवरी 1995। याद रखना है दोस्तों, 1 जनवरी 1995 को बना था WTO तो बना था 1 जनवरी 1995 को। देखिए दोस्तों, इसका जो मुख्यालय पूछा गया था इस बार कहाँ पे था, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में थे। और अगर मैं बात करता हूँ WTO की, तो WTO का जो टोटल कंट्री है इसमें वो कितनी है, 164। तो ये था WTO से क्वेश्चन। इसके बाद मैं बात करता हूँ निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी समुद्री तटीय भाग में स्थित है। कि कौन सा बंदरगाह ऐसा है जो भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है। देखिए कालीकट और कोची, ये तो दोनों के दोनों बंदरगाह ही है, लेकिन ये कहाँ पर, ये तो केरल में स्थित है। लेकिन जो पूर्वी तट पे जो स्थित है इसका नाम है पाराद्वीप। पाराद्वीप जो बंदरगाह है ये पूर्वी तट पर स्थित है। और कालीकट ये वही बंदरगाह है जहाँ पे वास्को डी गामा आए थे। कब इन्होंने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी, 1498 में। ये क्वेश्चन भी आने वाली परीक्षा में जरूर दिख सकता है। अगला क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके बीच में बता चुका हूँ। भाई दो ना पाई आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार है। देखिए दोस्तों, भाई दो ना पाई दो आंदोलन जो है किस आंदोलन का विस्तार है, तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1930 के आसपास हुई थी और इसी आंदोलन का ये नारा है भाई दो ना पाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन तो मैंने शायद कल या परसों ही आपको करवाया था कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। रावी नदी का जो वैदिक नाम है इसका नाम है
पुरुषणी। पुरुषणी क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम है। विपाशा जो है, विपाशा किसका है? ब्यास नदी का है। चंद्रभागा, चंद्रभागा जो है चिनाब नदी का जो नाम है, जो वैदिक नाम है वो क्या है? चंद्रभागा। चिनाब नदी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये दो नदियों की सहायता से बनती है, चंद्रा और भागा। देखिए दो नदी आती है, एक चंद्रा नदी एक भागा नदी, और दोनों की दोनों तांडी नामक स्थान में मिलती है। और ये वही तांडी, ये पक्का पेपर में आएगा। तांडी नामक स्थान में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे द्रौपदी का अंतिम संस्कार भी हुआ था, और यहीं पे चंद्रा और भागा दो नदियाँ मिलती है और चंद्रा भागा नदी का निर्माण करती है। आगे जाकर ये नदी चिनाब नदी कहलाती है। यमुना का वैदिक नाम भी पूछा जा सकता है। यमुना का जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी। और जल घनत्व सबसे ज़्यादा किस नदी का है? तो ये चिनाब नदी का है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? भैया ये क्वेश्चन मैंने आपके समक्ष बहुत बार आपको करवाया है कि भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो हमने लिया है वो लिया है मुंडोको उपनिषद। कहाँ से लिया है? मुंडोको उपनिषद। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर सारे क्वेश्चन देखे हैं तो मुंडोको उपनिषद आपको याद होगा ही होगा। देखिए मुंडोको उपनिषद तो सत्यमेव जयते जो है वो वहीं से लिया गया है, मुंडोको उपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रगीत भारत का, उसका नाम है वंदे मातरम, जिसको वंदे मातरम के जो रचयिता है इनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। और सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। कहाँ गाया गया था? कोलकाता में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। इसके अलावा राष्ट्रगान के जो रचयिता है वो कौन है? और वंदे मातरम किस किताब से लिया है? आनंद मठ। किस किताब से? आनंद मठ से लिया है। और राष्ट्रगान के जो रचयिता है इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए एलटी का एग्जाम देके जो है अभी हम आए हैं, तो एलटी की एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत आसान आया था, उसको तो मैं डिस्कस कराऊंगा। जीके का 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा था जो बाहर से आया था, वरना तो सारे क्वेश्चन भाई हमारी ही सीरीज से आए थे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान है जनगण मन, जो कि लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इनको मिला था नोबेल पुरस्कार 1913 में। नोबेल पुरस्कारों की मैं बार बार बात करता हूँ और यही चीज़ पेपर में आई भी थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था? बहुत बार बता चुका हूँ कि भारत के जो प्रथम वायसरॉय थे इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम ही हुई थी। 1857 की जो क्रांति है वो 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? मैंने आपको पहले ही बोला था कि हर राज्य के मुख्यमंत्री पढ़ लेने हैं। देखिए कॉनराड संगमा जो है ये वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री है। देखिए दोस्तों इनकी एक पार्टी है वहाँ पे जिसका नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी। और अगर मैं मेघालय की बात करता हूँ तो मेघालय की जो राजधानी है वो कहाँ पे? शिलोंग में। ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों मैं इसको फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आने वाला है और आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको ज़रूर काम आएगा। इसलिए क्वेश्चन को बार बार रिपीट होने से जो है अगर होंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। यूरोपियन संघ की साझा मुद्रा क्या है? और अगर आज ही एलटी का क्वेश्चन पेपर भी डालना है तो आप एलटी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मैं 9 बजे ठीक एलटी का क्वेश्चन पेपर भी आपको डाल दूंगा, वरना सुबह 6 बजे एलटी का क्वेश्चन पेपर आएगा। और कल से जो है अब टीजीटी आर्ट्स के लिए, स्पेशली टीजीटी आर्ट्स और मेडिकल के लिए जो है वो जीके की सीरीज चलने वाली है, तो बिल्कुल आप तैयार रहे और जो तैयार है वो YA का कमेंट जरूर दे। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। यूरोपियन संघ की जो मुद्रा है, यूरोपियन यूनियन जो है इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो। यूरो तो यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है और करेंसी पेपर में जरूर पूछी जा रही है, तो आप बिल्कुल इसको याद रखें। येन कहाँ की है? कल ही बताई थी। येन जापान की है, पाउंड इंग्लैंड की है और रूबल कहाँ की है? तो रूबल जो हमारी रशिया की है। तो सभी देशों की करेंसी आपको याद कर लेनी है। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। चंद्रयान 3 मैंने करंट अफेयर में करवाया था और क्वेश्चन आया भी था, तो चंद्रयान 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो चंद्रयान 3 जो है वो उसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023। देखिए दोस्तों चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को छोड़ा था, ये भी आपने याद रखना है। कहाँ से इसको छोड़ा गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा। अगर मैं बात करता हूँ चंद्रयान 3 के रोवर के नाम की, तो इसका नाम था प्रज्ञान। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर मैं बात करता हूँ शिगड़ी ग्लेशियर की, तो शिगड़ी ग्लेशियर, इसको बड़ा शिगड़ी भी कहेंगे, ये लाहौल स्पीति में स्थित।
देखिए करंट अफेयर की मेरी एक वीडियो आई थी, वो इतनी अच्छी वीडियो थी कि उससे जो क्वेश्चन बार बार जो है पेपर में आ रहे हैं। और बड़ा शीरी ग्लेशियर के बारे में मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये चंद्रा घाटी में आता है, लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में स्थित है। और अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा लाहौल स्पीति में और कौन कौन से ग्लेशियर है, जैसे गेफांग ग्लेशियर है, कुल्टी ग्लेशियर है, ये सारे के सारे ग्लेशियर कहाँ पे, ये लाहौल स्पीति में ही स्थित है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बार बार बताता हूँ, बाबा काशीराम को पहाड़ा दा बुलबुल कहकर किसने संबोधित किया था। तो बाबा काशीराम को जो पहाड़ा दा बुलबुल की जो उपाधि दी थी, ये दी थी सरोजनी नायडू ने। लेकिन पहाड़ी गांधी की उपाधि किसके द्वारा, तो ये जवाहरलाल नेहरू। देखिए अगर मैं बाबा काशीराम की बात करता हूँ तो इनका संबंध जो है वो कांगड़ा जिले के डाडासीबा गांव से, कहाँ से, कांगड़ा जिले के डाडासीबा से इनका संबंध था। और अगर मैं बात करता हूँ भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी हुई थी तो इन्होंने उसके बाद कसम खाई थी कि आज़ादी तक काले काले कपड़े पहनेंगे। तो आज़ादी तक काले कपड़े खाने की कसम बाबा काशीराम के द्वारा खाई गई थी। और आपको याद रखना यही क्वेश्चन जो है पेपर में भी आया था परसों, कल। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूँ। लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। देखिए दोस्तों आप ये नहीं बोल सकते कि हमने क्या नहीं है, जिसने पार्ट 1 से देखा है, लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये किन्नौर में है। लाहौल स्पीति में कौन सी है, लाहौल स्पीति में जो है वो है, लाहौल स्पीति में किब्बर जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चंबा की मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे कालाटाव वन्यजीव अभयारण्य चंबा में है, तुंढा वन्यजीव अभयारण्य चंबा में है, गैमगुल सियाह वेही चंबा में है, सैचातुआ नाला वन्यजीव अभयारण्य चंबा में है। इसके अलावा कुल्लू के भी देख लेते हैं, कुल्लू के जैसे कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है, कुल्लू में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगर मैं राष्ट्रीय उद्यान की बात करता हूँ तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि हमारा कुल्लू में स्थित है। और सिरमौर में भी एक है जिसका नाम है सिमलवाड़ा। कुल्लू की अगर बात करता हूँ तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अलावा 2 और कुल्लू में है, खीर गंगा नेशनल पार्क और इंदर किला नेशनल पार्क। देखिए पीन वैली नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है, बट ये टेट में कल पूछा जा चुका है तो दोबारा इसके पूछने के चांसेस अब कम है। और बीएड एंट्रांस में भी शायद ये क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, कांगड़ा और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में कब विलय किया गया। मैंने आपको ये तो नहीं बोला, लेकिन मैंने ये बोला है कि विशाल हिमाचल का निर्माण जब हुआ था, तब जब इसमें पंजाब आदि मिलाए गए थे, पंजाब का कुछ हिस्सा मिलाया गया था, तो विशाल हिमाचल बना था 1 नवंबर 1966। जो मेरी वीडियोज़ को अच्छे से देखता है उसको जो है बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया था, एपिस मेलिफेरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एपिस मेलिफेरा जो है ये मधुमक्खी का जो है संबंधित है। तो कांगड़ा और पंजाब को मिलाया गया था 1 नवंबर 1966 को। देखिए दोस्तों जब 1 नवंबर 1966 को मिलाया गया था तो मैं इसकी थोड़ी स्टोरी आपको बताता हूँ। 15 अप्रैल 1948 को हुआ था गठन हिमाचल प्रदेश का। उस समय थे कितने जिले, 4, सिरमौर, महासू, मंडी और चंबा, 4 जिले थे जब हिमाचल का गठन हुआ था। इसके बाद 1951 में बना था पार्ट सी, ये भी आपने याद रखना है। 54 में बिलासपुर को मिलाया गया था और बिलासपुर बना था 5वां जिला। और 1960 में 6ठा जिला इसमें किन्नौर मिलाया गया था। और 1966 में जो है विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ था और 10 जिले बन के आए थे, 2 जिले बाद में बने थे। और 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था हिमाचल को और 18वें नंबर का राज्य बना था भारत का। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अभिनंदन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था। तो महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम, देखिए दोस्तों ये बड़ा चर्चा में चला था और ये 128वां संविधान संशोधन हुआ था 21 सितंबर 2023 को, उस समय आया था। ये भी आपने याद रखना है। तो इसका राइट आंसर था 21 सितंबर 2000। बहुत बार ये क्वेश्चन मैं आपके बीच जो है वो डिस्कस करा चुका हूँ कि अनुच्छेद 370 जो है वो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है जम्मू कश्मीर के लिए। कब इसको हटाया था ये भी मैंने बताया था, 6 अगस्त 2019 को इस अनुच्छेद को हटाया गया था, ये भी आपने याद रखना है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग के जो प्रदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है। देखिए दोस्तों नीति आयोग का जो पुराना नाम था वो था योजना आयोग, और 2015 में योजना आयोग से बदल कर क्या बनाया गया था, नीति आयोग बनाया गया था। और नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष है वो भी नरेंद्र मोदी है और वर्तमान में भी कौन है, नरेंद्र मोदी जी ही है।
अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर में मैंने G20 भी आपको पढ़ाया था और मैंने बोला था 18वां जो सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था G20 का, वो हुआ था कहाँ पे, दिल्ली में आयोजित हुआ था। कब हुआ था भाई? 9 और 10 सितंबर 2023 को G20 का महासम्मेलन जो है वो भारत में हुआ था। थीम अभी तक नहीं पूछी है तो पूछी जा सकती है। थीम क्या है? तो थीम है वसुदेव कुटुंबकम। थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 2024 में G20 की बैठक कहाँ हो रही है? तो 2024 में हो रही ब्राज़ील। ब्राज़ील का एक शहर है, बड़ा फेमस है, जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। क्या नाम है? रियो डी जेनेरियो। देखिए दोस्तों, आज थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है वो थकान भी है। थोड़ा एलटी का जो एग्ज़ाम मैं भी दे के आया हूँ, बहुत ही आसान एग्ज़ाम था, मज़ा आया उस पेपर को देके। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? अगर आप भी, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जिसने जो जीके की सीरीज अच्छे से देखी होगी, एलटी की मैं आपके बीच क्वेश्चन पेपर जीके के डाल दूंगा, तो उसमें से आपके 30 में से कम नॉर्मल बच्चे के भी 28 नंबर आने थे। यहाँ तक मेरा भी जो है वो कितने नंबर है मेरे? तो 30 में से 29 नंबर। एक क्वेश्चन भाई मेरा भी उसमें गलत हो गया एलटी में, जीके का अगर मैं बात करता हूँ। तो संविधान सभा में जो उद्देश्य कब प्रस्ताव जो है पारित किया गया था? तो संविधान सभा में जो उद्देश्य है वो पारित किया गया था कब? ये किया गया था 13 दिसंबर 1946। अब इस उद्देश्य प्रस्तावों को जो पारित किया वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। देखिए मैं पूरा सिनेरियो आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। पहली हुई थी 9 दिसंबर को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये थे पहले अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। फिर हुई थी इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। अब 2 दिन बाद हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ था भैया? इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति है और भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो लगातार 2 बार जो है अपने पद पर राष्ट्रपति रहे हैं। और इसके बाद जो है 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। यंग इटली संगठन का संस्थापक कौन है? अब यंग इटली जो संगठन है, इसका जो संस्थापक है वो कौन है? मैत्सिनी। ये आपने याद रखना है, कौन था? मैत्सिनी। ये क्वेश्चन भी मैं 1000 बार आपके बीच बोल चुका हूँ कि भारत की कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो भारत की कितनी भाषाओं को जो है रखा गया है, ये मैंने ज़रूर किसी ना किसी पार्ट में 2 या 3 बार मैं आपके बीच बता चुका हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं जो बताए हुए हैं, ऐसे कोई कुछ क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बताए हैं, हर एक क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो 22 भाषाओं का जिक्र जो है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है और भाषाओं के बारे में बोला गया है। जब भी मैं अनुसूचियों के बारे में पढ़ाता था तो आपको बोलता था 3री अनुसूची में ये है, 5वीं में ये है, 6ठी में, 11वीं अनुसूची, 12वीं, 8वीं, बहुत बार 8वीं तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ। तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। भारत में प्राकृतिक आपदाओं का नोडल अधिकारी कौन होता है? तो भारत में जो प्राकृतिक आपदाएं जो आती है, इसका जो नोडल अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? गृह मंत्रालय का केंद्रीय राहत आयुक्त, द सेंट्रल रिलीफ ऑफ कमिश्नर इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो भारत में जो प्राकृतिक आपदाओं का जो नोडल अधिकारी होता है ना, वो कौन होता है? सीआरसी का जो क्या होता है? कमिश्नर होता है, द सेंट्रल रिलीफ कमिश्नर इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अब मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में आपके बीच बहुत बार बोल चुका हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का ही एक भाग है और यूएनओ जब भी बताता तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में ज़रूर मैंने किसी ना किसी पार्ट में आपको बोला है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हैग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर मैं बात करता हूँ तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है वो 15 जज बैठते हैं। कितने जज बैठते हैं? 15 जज बैठते हैं, ये भी आपने याद रखना है। और वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश है, इनका नाम है दलबीर भंडारी। क्या नाम है? दलबीर भंडारी। अगला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सी यूएनओ की आधिकारिक भाषा नहीं है? देखिए दोस्तों, एक ट्रिक मैंने आपको दिया था कार्स, और 2 भाषाएं मैंने ऐसी बोली थी, अंग्रेजी और फ्रेंच। ये 2 भाषा तो मैंने आपको बोली थी, लेकिन इसके अलावा जो है मैंने आपको बोली थी कि भाई हिंदी जो है वो वहाँ पर नहीं बोली जाती यूएनओ में। ये मेरे पार्ट में जो है, तो इसका राइट आंसर था वो क्या था? हिंदी। हिंदी तो आप समझ गए होंगे कि हिंदी यूएनओ में नहीं बोली जाती। अब कौन कौन सी भाषा यूएनओ में बोली जाती है? तो एक बोली जाती है चीनी, अरबी, स्पेनिश, रशियन, इंग्लिश। ये सारी की सारी भाषा जो है यूएनओ में बोली जाती है, वहाँ की आधिकारिक भाषा है। लेकिन हिंदी जो है वो उसको अभी आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं दिया है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो अगर आपको एलटी की सुबह वीडियो चाहिए सुबह सुबह, तो आप एलटी ज़रूर डालें।
LT जरूर डालें। अगर LT के 10+ कमेंट आ गए तो मैं LT का क्वेश्चन पेपर आप तक लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, आपके ऊपर कृपा बनी रहे, ऐसी ही कृपा बनी रहे भगवान की, ऐसे क्वेश्चन जो है आप तक आते रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय भारत।